नमस्कार दोस्तों। झारखंड में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका है। इंडिया की 56+ सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। एनडीए को 20 के भीतर सिमटते हुए देखा जा रहा है। कल्पना सोरेन ने अकल्पनीय प्रदर्शन करके दिखाया है। महाराष्ट्र में एनडीए ने इंडिया का सूपड़ा साफ कर दिया है, बिल्कुल उलट। अभी 228 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें बीजेपी अकेले 132 सीटें जीत की तरफ या जीतती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना 55, अजीत पवार 41 सीटों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी लगभग लगभग बहुमत के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, बहुमत के करीब है। मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है। इस बीच विनोद तावड़े ने ये बात कह दी है कि सीएम कौन होगा, ये आज या कल में केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला करके बताएगा। तो क्या अब बीजेपी को शिंदे की जरूरत नहीं है? कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, फडणवीस या फिर कोई और महाराष्ट्र में इंडिया का ये हाल क्यों हुआ, कैसे हुआ? बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी हमेशा की तरह आ चुके हैं। अशोक सर, पहला सवाल ये है कि महाराष्ट्र में सिचुएशन ऐसी बन गई है कि बीजेपी बिना शिंदे के सरकार बना सकती है, या तो शिंदे को ले सकती है, अजीत पवार को छोड़ सकती है, या अजीत पवार को ले सकती है, शिंदे को छोड़ सकती है। दूसरी बात यह है कि विनोद तावड़े ने यह कह दिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के भीतर भी प्रतिस्पर्धा चल रही है क्या सर? ये बात जब पिछली बार एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया तब स्थितियां अलग थी। भाजपा को किसी भी हालत में सरकार गिरानी थी और दूसरी सरकार बनवानी थी, उसमें मुख्यमंत्री पद इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन इस बार भाजपा अपनी सरकार के लिए लड़ी। ये रेगुलर चुनाव हुए। चुनाव में जब भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ी तो उनका मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिसका सबसे ज्यादा दल है वो मुख्यमंत्री हो, तो मुझे लगता है ठीक है। फिर पिछली बार 2019 में आंकड़े ऐसे आए थे कि शिवसेना के बगैर बीजेपी नहीं, राष्ट्रवादी के बगैर राष्ट्रवादी बीजेपी सरकार बनाए या शिवसेना बीजेपी सरकार बनाए या कांग्रेस बीजेपी सरकार बनाए, बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना सकती थी। इस बार 6 पार्टियां हैं, बीजेपी के पास चॉइस है। बीजेपी अभी देखा जाए तो 130-135 पे जाएगी, उसके बाद उनको सिर्फ 10-12 सीटें चाहिए। वैसा देखा जाए तो इंडिपेंडेंट भी इतने आ जाएंगे कि उनके भरोसे वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि साथ में गए तो ये दोनों दल जो है वो साथ में रहना पसंद करेंगे, और दोनों दल साथ में रहना पसंद करेंगे तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। वह एकनाथ शिंदे को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ना वहां दादा को ऑब्जेक्शन नहीं। एकनाथ शिंदे को ऑब्जेक्शन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद यदि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो फिर ये तो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, ये उप मुख्यमंत्री बनने में इनको कौन रोकेगा? तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा, ये फाइनल है। अब भरत जी सवाल ये उठता है कि बनेगा कौन? क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा, या मराठा मुख्यमंत्री बनेगा, या ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा? महाराष्ट्र में ओबीसी की बहुत ज्यादा तादाद है, और ओबीसी ने जिस हिसाब से बीजेपी को साथ दिया, उससे लगता है कि बीजेपी किसी ओबीसी को सामने लाएगी। और बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो हमेशा ऐसे रबर स्टैंप को साथ में लाते हैं कि जिसका कोई वजूद नहीं होता। ये हमने हरियाणा में देखा, ये हमने उड़ीसा में देखा, ये हमने राजस्थान में देखा, ये हमने छत्तीसगढ़ में देखा। तो हो सकता है कि ऐसा कोई प्लेयर हो जिसको लाए और जो देवेंद्र फडणवीस है इनको ऊपर ले आए, क्योंकि ऊपर उनको लाके 6 महीने में मंत्री बनाने में कोई, मतलब राज्यसभा लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारी राज्यसभा है, और इस बार तो महाराष्ट्र में जो जितनी भी राज्यसभाएं हैं सारी की सारी इसी कुनबे को जानी है, एनडीए कुनबे को। क्योंकि इंडिया में तो अब राज्यसभा लायक उनका टोटल रहा भी नहीं कि एक सीट निकाले। तो कुल मिलाकर अब मुख्यमंत्री मुझे लगता है, हाँ देवेंद्र फडणवीस हो भी सकते हैं, लेकिन फिर वही क्या दिल्ली चाहेगा देवेंद्र फडणवीस हो? क्या अमित शाह चाहेंगे? अमित शाह के चलते ही देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे, तो तब भी मुख्यमंत्री बन सकते थे।
क्योंकि अजित पवार ये कुछ बड़ी हिंदुत्व हिंदुत्व करके बाहर नहीं निकले थे, ये तो ईडी के चक्कर में बाहर निकले थे सारे, ईडी की पीड़ा से। और क्योंकि आज सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की विनोद तावड़े ने और नाम नहीं लिया कि देवेंद्र फडणवीस भाई को बनना चाहिए या वो बनेंगे या हमारा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा केंद्रीय नेतृत्व तो आज या कल में तय कर बताएगा कि कौन मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम इसलिए भी कम है कि अभी जो स्थिति है, क्योंकि 25 तारीख को सभा खत्म, लोकसभा का विधानसभा का समय खत्म हो रहा है, तो 25 के पहले सब करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 25 के पहले क्लेम भी कर लेंगे, भले ही 26 तारीख को शपथ लेंगे, 25 तारीख को बाकी चीजें हो जाएगी। तो ये जल्दीबाजी करेंगे, क्योंकि मैसिव मैंडेट है, मैंडेट इतना ज्यादा है कि आपको अब कोई पीछे रहने की जरूरत नहीं, या फिर ये गया तो फिर सरकार गिरेगी, वो वाली भी बात नहीं। सामने पूरा इंडिया का कुनबा 50 में सिमट गया है। आप अदर्स का भी जोड़ दो उसमें, तो भी इतनी औकात नहीं है उनकी कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब बड़े मुश्किल से इसमें से कोई दल एक मांगे। तो कुल मिलाकर ये जो हश्र हुआ है, इसका कारण क्या, सबसे बड़ा सर सवाल है। एक चीज इस कारण बताएं सर, उससे पहले एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि इंडिया की बहुत बुरी हालत हुई, ऐसी बुरी हालत किसी ने सोची नहीं थी। तो क्या अब सर ये मान लिया जाए कि शरद पवार की राजनीति अब धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ चली है, उद्धव ठाकरे की भी राजनीति धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ चली है, क्योंकि इनकी जो जो नकली पार्टियां इनसे निकली थी वो तो असली से ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन करके इन लोगों ने दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब क्या है, उद्धव ठाकरे के लिए अभी 5 साल निकालना बहुत मुश्किल है। एक तो कैडर बिना सत्ता का साथ में रखना बहुत बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, अब केंद्रीय एजेंसियां उनको खत्म करने में लगेगी। देखिए, उद्धव ठाकरे जब तक है तब तक शिवसेना नाम की चीज, कल उद्धव ठाकरे खत्म हो जाते हैं, यदि पूर्ण राजनीति समाप्त हो जाती है उनकी, तो फिर एकनाथ शिंदे कभी भी अपनी पार्टी बीजेपी में मर्ज कर देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं। बीजेपी बाय एंड लार्ज महाराष्ट्र में एक पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के सामने एक पार्टी खड़ी हो, दो पार्टी सिस्टम चाहते हो, या तो कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी, जो भी हो, सामने आमने सामने। इसलिए उन्होंने शिवसेना तोड़ी, वो नहीं हुआ तो फिर शरद पवार की भी पार्टी तोड़ के देखी, वहां अजित पवार हो गया। अजित पवार थोड़े हो सकते हैं कि थोड़े अजित पवार इस बात को नहीं माने कि वो मर्ज हो जाए, तो हो सकता है अजित पवार और कांग्रेस एक हो जाए आने वाले समय में और बीजेपी का सामने करे। मैं आने वाले फ्यूचर की बात करता हूँ, क्योंकि कौन किसके साथ कब जाएगा कुछ बता नहीं सकते। लेकिन महाराष्ट्र में हश्र क्यों हुआ, मुझे ताज्जुब है। मैं महाराष्ट्र में बहुत घुमा हूँ भरत, और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये तो नहीं समझ सकता कि लहर है तो लहर दिखती नहीं। लहर दिखती है, जब लहर है, जब 2019 में जब पुलवामा हो गया उसके बाद लग रहा था कि लहर है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लग रहा था कि लहर है। तो ये जो लहर है वो दिखती है, अंडर करंट होता है, लेकिन इतना जबरदस्त नहीं होता। मैं पूरा विदर्भ घुमा था, विदर्भ में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जो बहुत कद्दावर नेता है, जो राष्ट्रीय स्तर पे, वो कह रहे थे कि विदर्भ में यदि हमको 20 मिल जाए तो हम सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। मराठवाड़ा में 15 मिल जाए तो हम बाकी कवर कर लेंगे। मराठवाड़ा और विदर्भ से इतना खौफ खाए थे, क्या हुआ, विदर्भ में 45 मिले बीजेपी को, और मराठवाड़ा में 15 मिले, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है उस हिसाब से, क्योंकि मराठवाड़ा में एक भी लोकसभा नहीं मिली थी बीजेपी, 48 सीटें हैं वहां। हाँ, विदर्भ में मात्र 2 लोकसभा मिली थी। तो कुल मिलाकर ये जो लड़ाई चल रही थी, तो अच्छा, किसानों के प्रॉब्लम अपनी जगह थे, लोग ये थे, लोग सभाओं में लोग जब आते थे नेताओं के, तब मैं बात करता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोग, कुछ सीट से, देखिए एक भोर की सीट है थोपटे परिवार की, वो सीनियर थोपटे जब चुनाव हारे तो उन्होंने उस साल उन्होंने बिल्कुल राजनीतिक संन्यास लिया, और अगली चुनाव में उनके बेटे को उतारा। तब से उनका बेटा लगातार जीतता आ रहा है। सुप्रिया सुळे यदि बारामती जीतती है तो उसमें भोर कॉन्स्टिट्यूंसी का अच्छा इनपुट रहता है। वो भोर कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे लहर आए, मोदी की लहर, किसी की भी लहर हो, उसमें भी वो निकालता था। पुणे जिले में एक कांग्रेस की सीट थी, 100%, वो हार गई। सुनील केदार, जो विदर्भ में 3-3 सांसदों को जितवा के लाता है, उसके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में तो आंख मूंद करके जीत जाएगा। उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, हाल ये हुआ कि पहले राउंड से वो हार रहा था। ये हो ही नहीं सकता कि पहले राउंड से हारे। थोरात, ये वो लोग घराने हैं कि जो चुनाव जीतना ही जीतना है। थोरात साहब चुनाव हार गए, नाना पटोले अपनी सीट से चुनाव हार गए।
झारखंड या हरियाणा में तो लहर दिख रही थी, पार्टी विरोधी, सत्ता विरोधी लहर दिख रही थी हरियाणा में। लोग गांव में घुस नहीं पा रहे थे, रैलियां नहीं हो रही थी। ऐसा तो कोई सत्ता के खिलाफ या मतलब ऐसा कोई लहर दिख नहीं रही थी सत्ता के फेवर में। उसके बावजूद भी हरियाणा में 11 में से 9 मंत्री हारे, पार्टी अध्यक्ष हारे। ऐसा कोई महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ये दोष नहीं दिख रहा था। लोग महाविकास आघाड़ी के साथ थे। हाँ, थोड़ा बहुत कांग्रेस ने कुछ सीटें बेची, कुछ शिवसेना ने कई जगह कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन वो 8-10 सीट का फर्क पड़ता है। यदि शिवसेना, बीजेपी और सब यदि पूरी महाविकास आघाड़ी 140 पे आती और सत्ता पे नहीं बन पाती, तो बोल सकते थे कि ये 6-7 सीटें इन्होंने बेची, 6-7, जैसा 17 सीट पे जगह खेल हुआ मशीनों का हरियाणा में, तो वो यदि जोड़ो आप 37 में तो 54 हो जाती, सत्ता बन जाती। यहाँ कुछ तो भी एन ब्लॉक बड़े लेवल पे काम है, क्योंकि एक पैटर्न है। देखिए आप, हरियाणा महाराष्ट्र के साथ में चुनाव क्यों नहीं हुए? आपने हरियाणा और जम्मू कश्मीर किया। जम्मू कश्मीर तो वैसे आधी विधानसभा है, वो विपक्ष को जाती है, हरियाणा सत्ता पक्ष को जाती है। अब झारखंड और महाराष्ट्र में, झारखंड में दो कारण है। झारखंड में एक तो सत्ता झारखंड मतलब जेएमएम की थी, तो वहां खेल करने में तकलीफ होता है। जहां आपकी सत्ता होती है वहां खेल इजीली होती है, अधिकारी आपके कंट्रोल में होते हैं, तो वो नहीं कर पाए आप। और झारखंड आपने छोड़ दिया। और महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, महाराष्ट्र में लाखों अब्जों रुपए की इंटरेस्ट है अडानी साहब के। तो महाराष्ट्र, ये बीजेपी को लग नहीं रहा था इतनी मैसिव जीत होगी। विपक्ष ये कह रहा है सर कि भारतीय जनता पार्टी ने ये पैटर्न अपना लिया है कि एक राज्य, छोटा राज्य छोड़ दो, बड़ा राज्य ले लो। मैंने यही पैटर्न मैं आपको हरियाणा बता ले रहा लो, हूँ। हरियाणा आप ले मुझे लो, कश्मीर बताइए, छोड़ दो। अब आप यूपी का देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को 2 कैसी मिली, इसी पे मुझे आश्चर्य है। वो 2 नहीं मिलनी चाहिए थी, 4 तो आनी चाहिए थी। नहीं, सवाल जिस हिसाब से चुनाव करवाए गए, मतदाताओं को, जब समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दोगे, आपने पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन मतदान तो नहीं कर पाए ना वो लोग। एक सीट है सर जिसपे 59% वोटिंग हुई है और 56% वहां पर मुस्लिम मतदाता है। हाँ, फिर भी नहीं जीते। तो ये जो चुनाव होते हैं, आप चुनाव आयोग ने तो काउंटरमेंट करने चाहिए था, चुनाव स्थगित कर देना चाहिए था। आपने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, उससे क्या हुआ? चुनाव के नतीजों पे तो फर्क नहीं पड़ा ना। और जितने भी सस्पेंड करे हुए अधिकारी, उनको जरा जांच, थोड़ा सा उन पे नजर रखिए आप। ये 15 दिन के अंदर सब वापस ड्यूटी पे ज्वाइन करेंगे, प्रमोशन भी मिलेगा। राइट, एकदम राइट। तो फिर चुनाव आयोग का ये जो है, देखिए, विपक्ष को ये देखना है कि वो किससे लड़ रहे हैं। विपक्ष भाजपा से नहीं लड़ रही, विपक्ष ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से लड़ रही है, विपक्ष चुनाव आयोग से लड़ रही है, विपक्ष अथाह बहने वाला पैसा इससे लड़ रही है। भरत जी, आपको ताज्जुब लगेगा, बेहिसाब पैसा जो मैंने बोला वो कैसा होता है? कंटेनर वाला, कंटेनर बेहिसाब पैसा, मतलब ये हालत है कि मतलब हिसाब नहीं पैसे का। कोई 2-4 बंडल कहीं गिर जाए तो पता नहीं। एक बस महाराष्ट्र में, जो बस सरकारी बसें चलती है महाराष्ट्र में, तो जो चुनाव की ड्यूटी में बस लगी थी, दूसरे दिन जब वो बस प्रवासियों के लिए लगी, तो एक बेचारे ने कुछ सीट के नीचे कुछ बैग रखने के लिए प्रयास किया, तो उसको एक बंडल पड़ा मिला। उसने वो लिफाफा खोला तो उसमें 500 के 2 बंडल थे। ऐसे किसी को खेत में पड़े हुए मिले बंडल, कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ कहा। तो आपका 1 लाख रुपए की पड़ा हुआ है, हिसाब भी नहीं आपके पास। और दूसरी तरफ जो चुनाव लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ, उनके पास पैसा का मतलब रोड से पैसा निकलना मुश्किल, क्योंकि नंबर 2 का पैसा होता है अक्सर। सर, बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि
ये जानना चाह रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की इतनी बड़ी प्रचंड जीत। आपने इससे पहले ये भी कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी से या एनडीए से आप 19-20 की लड़ाई नहीं जीत सकते। आपको लड़ाई जीतनी है तो फिर 20 और 28 और 20-25 की लड़ाई करनी होगी, जैसे झारखंड में 20 और 25 की लड़ाई हुई तब वो जाकर क्लियर हुई। आप 10-12 हजार के मार्जिन से आप जीत नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है ऐसा हो करना। महाराष्ट्र में बीजेपी की ये प्रचंड जीत दिखाई दे रही है। ये किसी गठबंधन को मिलने वाला ये 232 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल अभूतपूर्व, से ऐसा क्या किसी भी गठबंधन को ये जीत आज तक महाराष्ट्र में हासिल नहीं। जी, तो इसके पीछे आपको 3 कारण या 4 कारण क्या आप पाते हैं? देखिए, पहला कारण जो है वो मैं बिल्कुल चुनाव आयोग और उसका मिसयूज ऑफ द पावर ये मैं बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि जी। कुछ सीटें ऐसी है कि जो हार ही नहीं सकती थी, वो भी हारी। ठीक है। दूसरा, जो एन ब्लॉक हुआ, मतलब चलो ठीक है, बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली, कोकण में बीजेपी आगे है सबको पता है, हुँ, उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी आगे है सबको पता है, मुंबई ने भी बीजेपी में थोड़ा सा लीड ले लिया सबको पता है। हुँ, लेकिन विदर्भ और मराठवाड़ा जहां सुपड़ा साफ था, हुँ, वहां किस बेस पे लिया है? हुँ, महिला का लाडली बहना का इंपैक्ट है, मैं मानता हूं। हुँ, लाडली बहना ने वोट किया होगा, बिल्कुल किया होगा, लेकिन कुछ नतीजे ऐसे हैं कि जो लाडली बहना से भी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, हुँ, वो हुए हैं। हुँ, इसमें जो मेजर डेंट पड़ा है वो दोनों राजनीतिक दलों को, एकनाथ शिंदे के शिवसेना को और अजित पवार के राष्ट्रवादी को ओरिजिनल साबित करने का प्रयास किया गया। हुँ, अजित पवार कोई ऐसा नहीं था जो अजित पवार को 10 से ज्यादा सीटें दे रहा था, हुँ, वो 35 पा गए। हुँ, आप मुझे बताइए, एकनाथ शिंदे और बीजेपी रोज अजित पवार को गाली दे रहे थे, खुलेआम मार्केट में बाइट दे रहे थे। सर अजित पवार के खिलाफ बीजेपी के लोग, अजित पवार के खिलाफ एकनाथ शिंदे के लोग। जी, सर मैं आपको टोकूँगा, कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस बात का भी विश्लेषण कर रहे हैं कि अजीत पवार ने ये बटोगे और कटोगे का विरोध किया, इसका लाभ उन्हें मिला और उन्होंने अपने मुस्लिम नेता, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको लड़ाया, हालाँकि वो हार गए हैं शायद। फिर उसका बहुत बुरी लाभ तरह से उनको हार गए, बहुत जी, बुरी तरह से हार गए वो। जी, तो उनका लाभ मिला कि मुस्लिमों ने भरोसा किया। दूसरा ये सर नहीं, एक चीज़ सर नहीं, नहीं, एक चलो मिनट, इसी पे एक मिनट, एक इसी पे बोलता हूं भरत। यदि बटोगे तो कटोगे का विरोध किसने किया? अजित पवार ने किया। जी, दूसरा विरोध किसने किया? अशोक चौहान ने किया। तीसरा विरोध किसने किया? पंकजा मुंडे ने किया। और सबसे ज्यादा विरोध किया कि किसने किया? शरद पवार ने किया, कांग्रेस ने किया, सबने किया। तो ये जब उसका विरोध सभी ने ही किया, तो सिर्फ अजित पवार को कैसा फायदा मिल सकता है उसमें से? नहीं, कुछ राजनीतिक सवाल ये। विश्लेषक सर ये कह रहे हैं कि अजीत पवार ये कहते रहे कि शरद पवार चाचा हैं, उनको कोई बुरा ना कहे, शरद पवार जो है हमारे चाचा हैं और हमारे दिल में हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं। ये सब कहते रहे, इस वजह से सांत्वना वाला वोट शरद पवार की तरफ जो था, वो उनको आसानी से सांत्वना मिल वाला, गया। सांत्वना वाला वोट तो फिर शरद पवार के खिलाफ क्यों नहीं? शरद पवार के पास सबसे बड़ा, जिसकी पार्टी तोड़ी आपने, जिसका हुँ, नाम ले लिया, हाई सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये वार्निंग दी कि आप जब भी ये विज्ञापन छपवाओगे अपने पार्टी का, उस चिन्ह के नीचे लिखोगे कि ये विवादित चिन्ह है, सिर्फ मुझे यूज करने की परमिशन मिली। ये आपको लिखना पड़ा उसके नीचे। उन्होंने अपने माँ का लेटर लाया सामने। माँ के लेटर पे उन्हीं के सगे छोटे भाई ने कहा कि मेरी माँ का लेटर गलत है, ये फेक हुँ, लेटर है, उस माँ ने लेटर ही नहीं लिखा। हुँ, ये सारी चीजें हुई है, हुँ, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। तो क्या शरद पवार को आप ईडी सीबीआई से नहीं मार सकते? शरद पवार हुँ। तो सीधे तरीके से नहीं मार सकते। तो शरद पवार को कैसे मारो? शरद पवार के इस, जो शरद पवार की पार्टी तोड़ के लेके गए, उसको इतना बड़ा करो कि शरद पवार खत्म हो जाए। अब शरद पवार के एनसीपी का क्या होगा? शरद पवार के एनसीपी का, अब शरद पवार का एक आखिरी चुनाव था ये। इसके बाद हुँ। क्योंकि शरद पवार की उम्र, शरद पवार की हेल्थ अब उनको दिखाई नहीं देती। अब सुप्रिया ये सुले शरद पवार संभाल को पाएँगी? सुप्रिया सुले, देखिए सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो दिल्ली की राजनीति में ज्यादा खुश है। लेकिन हुँ, अब आने वाले समय में क्या राज्यसभा रिपीट होगी? शरद पवार राज्यसभा लड़ने की बात नहीं कर रहे, वैसे मिलेगी। क्या चतुर्वेदी जो है शिवसेना की मैडम, उनको राज्यसभा रिपीट होगी? नहीं होगी। क्या शिवसेना के दूसरे नेता जो संजय राउत राज्यसभा में थे,
क्या वो राज्यसभा आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके पास 50 का आंकड़ा, इसमें राज्यसभा निकलती ही नहीं। अब आने वाली सारी राज्यसभाएं जो है एनडीए गठबंधन की। तो कुल मिलाकर ये आखिरी प्रयास था, और मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत सक्सेस हुई कि आपने बिल्कुल शरद पवार को निपटा दिया, पूर्ण रूप से निपटा दिया। क्योंकि जब आपको अब आज भी जो बात हुई, वो बार बार एकनाथ शिंदे ने भी वही कहा, और सबसे पहले जो देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि जनता ने तय कर लिया है कि ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, जनता ने तय कर दिया कि ओरिजिनल राष्ट्रवादी कांग्रेस ये अजित पवार की, ये जनता ने तय कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि सारा भार उसी पे था। अब शरद पवार यदि नेपथ्य में चले जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, तो फिर बीजेपी को वहां अड़ंगा किससे है? बीजेपी के लिए सबसे भारी कौन था वहां पे? शरद पवार ही थे, क्योंकि ये जो महाविकास आघाड़ी थी, इसके चलाने वाले कौन थे? शरद पवार ही थे। अब अपने शरद पवार को माइनस करके घर बिठा दिया, और 5 साल अब आने वाले उद्धव ठाकरे कैसे निकालेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। क्या अपने बचे हुए कैडर को संभाल पाएंगे? क्योंकि आज भी उनके यहाँ लोकसभा का निर्णय जो आया, उसके बाद एक थोड़ा सा दिमाग, मतलब अहम तो आ ही गया था। और ये व्यक्तिगत रूप से जब मैं विधानसभा भवन गया और मेरी मुलाकात हुई सभी नेताओं से, वहां पे संयोग से उद्धव ठाकरे जी ने चाय पे बुलाया, मैं वहां गया तो वहां पे जयंत पाटिल भी बैठे हुए थे, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है, और पृथ्वीराज चौहान भी वहीं आए थे किसी काम से। तो सब महाविकास आघाड़ी के सभी प्राइम नेता थे। तो उनने मुझे इतना ही पूछा कि अशोक तुम्हें क्या लगता है, पृथ्वीराज चौहान ने पूछा कि अशोक तुम्हें क्या लगता है विधानसभा का? लोकसभा के चुनाव के निर्णय हो ही गए थे और विधानसभा की तैयारी शुरुआत हो गई थी, तब की बात बता रहा हूँ। तब मैंने कहा कि मैं उद्धव जी के कमरे में बैठा हूँ, अच्छा नहीं लगता कि मैं गेस्ट हूँ, कुछ बोल दूं। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो कड़ा बोलते हो, तुम बोल सकते हो। तो मैंने मराठी में बोला कि लोकसभेचा आलेला माज आता उतरला पाहिजे, मतलब जो दम्भ आया लोकसभा का जीत का, आपको अब उतरना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने तैयारी बहुत जोर से शुरू कर दी। बीजेपी ने सभी फ्रंट पे, अच्छा लोकसभा में क्या हुआ था, संघ बैकआउट था, इस बार संघ बहुत एक्टिव हुआ, संघ के सारे वर्टिकल्स काम करने लगे, यहाँ तक कि वो जो कीर्तन करते हैं, जो कथावाचक टाइप जो हमारे यहाँ कीर्तन करते हैं, मराठी में एक विधा है कीर्तन की, जो श्लोक गाते हैं, समझाते हैं, तो भजन मंडली टाइप, वो भी लगे हुए थे काम पे। एक एक वर्टिकल को काम दिया हुआ था कि सबसे पहले आप ये नरेशन क्लियर करो कि ये जो आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये नरेशन आप क्लियर करो कि संविधान कहीं नहीं जाएगा, ये आप समझाने का प्रयास करो। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का बिल इसलिए नहीं आने दे रहे, यदि वक्फ बोर्ड का बिल नहीं आएगा तो आपके घर सारे मुसलमान कब्जा लेंगे, ये नरेशन स्प्रेड कर रहा था। और दूसरी तरफ उन्होंने बहुत पहले अपना उम्मीदवार तय कर लिए, अपना सीटों का बंटवारा ये हो गया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने वही गलती की, मैंने विकास आघाड़ी ने वही गलतियां की जो लोकसभा में की। लोकसभा में सांगली सीट जो थी वो कांग्रेस की सीट, शिवसेना ने उसको इज्जत का सवाल बना के उस सीट अपने हाथ में ली। आखिर वहां कांग्रेस का विद्रोही उम्मीदवार खड़ा हो गया और वो जीत के आ गया। ऐसी कई सीटें हैं, जैसे सोलापुर की सीट, एक सीट थी विदर्भ में, रामटेक की सीट, वो कांग्रेस की सीट थी, लेकिन उसमें सेना अड़ी रही। अब वहां सीट तो दे दी, लेकिन अब लोकल नेताओं के लिए बहुत मुश्किल हो गया शिवसेना के लिए काम करना। तो वहां जो शिंदे है, सुशील कुमार शिंदे, इन्होंने वहां पे जो विद्रोही उम्मीदवार था कांग्रेस का, उसको मदद की। या सुनील केदार जो कद्दावर नेता है विदर्भ के, जिन्होंने 3-3 विदर्भ में सीटें निकाली लोकसभा की, उन्होंने वहां पे उस विद्रोही की मदद करनी पड़ी, क्योंकि वो कांग्रेस का था और वही जीत था। तो ऐसे कई जगह जो चीजें हैं वो टूटने पे आई। फिर होता है बीजेपी की तरफ से, आपको किसी ने नहीं कहा होगा, किसी ने गलती से कह भी दिया, एक पोस्टर लगा था कि दादा मुख्यमंत्री होने वाले हैं, होना चाहिए, तुरंत दादा ने पोस्टर उतार दिया। वहां मुख्यमंत्री के लिए कोई इशू नहीं था। बार बार पूछा जाता था तो देवेंद्र फडणवीस यही कहते थे कि भाई हमारी तो मुख्यमंत्री अभी है, मुख्यमंत्री का इशू ही नहीं है। एकनाथ शिंदे को बात बताते थे। दूसरी बात है कि वहां पे ये बात नहीं करते थे, भले लोग बार बार सवाल पूछते थे कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे।
यहाँ पे संजय राउत पहले दिन से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। फिर उसके बाद नाना पटोले शुरू हो गए, वो कपड़े सिलवा के बैठ गए, नहीं नहीं तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, कांग्रेस का। फिर शरद पवार ने भी एक बार कह दिया कि जयंत पाटिल को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, लोग उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए चलाने लगे। अल्टीमेटली ये मामला इतना रायता फैल गया कि फिर उद्धव ठाकरे को ही बोलना पड़ा कि भाई कोई भी मुख्यमंत्री बनाओ, जिसके ज्यादा जो जो चाहे, लेकिन पहले चुनाव तो जीतो, चुनाव तो लड़ो। आज क्या हुआ, नाना पटोले बड़े मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार थे, आज खुद की सीट हार गए। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। हाँ, इसमें चुनाव आयोग एक मेन फैक्टर है, ऐसा मुझे लगता है। चुनाव की प्रणाली आज के डेट में, जहां आप देखिए, जहां बीजेपी की सत्ता है वहां खेल हो सकता है, जहां बीजेपी की सत्ता नहीं है वहां खेल नहीं होता। आप सर, जम्मू कश्मीर झारखंड में में खेल इसलिए नहीं कल्पना होता। सोरेन कल्पना सोरेन कितनी बड़ी गेम चेंजर साबित हुई है? क्या कल्पना कल्पना सोरेन सोरेन जबरदस्त गेम चेंजर किया है? साबित हुई। दो चीजें हुई, जी। देखो भरत, जो मेरी सूचनाएं हैं कि जब हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया और जब फीडबैक जी। आया कि जी। आदिवासियों में भयानक नाराजगी हेमंत सोरेन के जी। अरेस्ट से, ये बात पढ़ने के बाद तुरंत हेमंत सोरेन को जमानत भी मिल गई, और जमानत मिलने के बाद तुरंत गवर्नर ने उनको फिर से मुख्यमंत्री भी बना दिया। जी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा कई फ्रंट पे काम करती है, लेकिन हम्म। उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डालने से कल्पना सोरेन नाम के एक व्यक्ति को जन्म दिया राजनीति में, हम्म। और कल्पना सोरेन वहां गेम चेंजर हो गई। हम्म। आने वाले समय में भी कल्पना सोरेन ही वहां झारखंड में भविष्य होगा। यदि बीजेपी को लड़ना होगा आने वाले समय में तो कल्पना सोरेन से लड़ना, हम्म। ये बात तो तय है। तो फिर उन्होंने पार्टियां तोड़ी, तो वो थोड़ा सा अलग हो गया। उन्होंने तो सब ये कर दिए, वहां पे चंपई बीजेपी सोरेन में का भी मुद्दा कुछ काम काम नहीं आया पिछली बार से, ज्यादा काम, देखिए प्रचंड वो बहुमत के ऐसे साथ इस ऐसे बार। ऐसे काम मुद्दे नहीं आते। बाय एंड लार्ज हमने हाँ। देखा है जो लोग ऐसे टूट के आते हैं। आप देखिए ना, आप बंगाल जाइए, बंगाल में 34-37 करीब करीब एमएलए टूट के चले गए थे, उनमें से हम्म। कितने जीते, 2 या 4 जीते। महाराष्ट्र हम्म। में भी इधर से उधर जो भागने वाले लोग हैं कई हार जाते हैं, हम्म। कई लोग हार गए जो रात 11th आवर पे इधर से उधर शिफ्ट हो गए। हाँ। जनता नहीं पसंद करती। लेकिन यदि ये मैंडेट है 132 का, तो ये मैंडेट, यदि मैं ये कहूं व्यक्तिगत रूप से, यदि मैं, मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी होगी ये, तो ये जी। महाराष्ट्र की जनता ने मराठी अस्मिता को नकारा, महाराष्ट्र की जनता ने दिल्ली के सामने नतमस्तक होना तय कर लिया, महाराष्ट्र की जनता ने, यदि पूरी मुंबई भी लूटी जाती है और मुंबई कल चली भी जाएगी तो भी वो एक्सेप्ट कर लिया। हम्म। महाराष्ट्र की जनता ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू गिरा था वो अपमान भी सहन कर लिया। महाराष्ट्र की जनता ने बहुत कुछ अपना नेचर बदला है। अब मराठी अस्मिता नाम की कोई चीज महाराष्ट्र में बची नहीं, और यदि बची होती तो नतीजे कुछ अलग आते। और वर्तमान में जो है, यदि ये कहते हैं कि मराठी अस्मिता है, यदि इनको लगता है कि मराठी अस्मिता है, तो फिर ये कम से कम ये बता दे कि महाराष्ट्र के जो गए हुए प्रोजेक्ट वापस लाएंगे क्या ये 5 साल में, जो हम्म। ऑफिस मुंबई से शिफ्ट हो गए गुजरात वो लाएंगे क्या वापस, ये बता हम्म। दें। क्योंकि आज तीनों ने जो बातचीत की वो बार बार एक ही बात पे रेखांकित कर रहे हैं कि दिल्ली हमारे पीछे है और दिल्ली का बड़ा सपोर्ट है, केंद्र सरकार और मोदी जी हमारे पीछे खड़े हैं। मोदी जी आपके हम्म। पीछे खड़े किस लिए है? मोदी जी आपको साथ देने के लिए खड़े हैं कि आपके पूरे प्रदेश को खाली करने के लिए खड़े हैं? ये देखना होगा। कई इश्यूज थे एक ऐसे, अपडेट बर्निंग आ रहा है इश्यूज सर। थे। जी। हम्म। एक अपडेट आ रहा है, चंपई सोरेन के बेटे चुनाव हार गए हैं। इससे आगे एक और सवाल है सर, लास्ट सवाल है, लंबा हो रहा है वीडियो। प्रियंका गांधी वायनाड से भारी बहुमत के साथ जीती हैं और कुछ ही दिन में लोकसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। प्रियंका गांधी की इस जीत को कैसे आप विश्लेषित करेंगे, लोग जानना वो चाहते तो जीतना था भरत। प्रियंका गांधी के जीत को मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का पॉइंट नहीं मानता। हैं। जी। मैं झारखंड की इंडिया जीत को भी कांग्रेस के लिए सेलिब्रेशन पॉइंट नहीं मानता। जी। मैं जम्मू कश्मीर के लिए इंडिया जीतती है तो उसमें भी मैं कांग्रेस का सेलिब्रेशन नहीं मानता, क्योंकि जी। कांग्रेस का उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, पहले जी। कांग्रेस के कितने थे अभी कितने हैं, सवाल ये है। हाँ। लेकिन हाँ। कांग्रेस को महाराष्ट्र हरियाणा ये दोनों जगह हम्म। पे कैसी गलतियां हुई इस पे ध्यान देना हम्म। चाहिए। हम्म। आत्मावलोकन ये लोग करते नहीं, तो हम्म। इनको गलतियां सुनाने वाले लोग नहीं चाहिए। हम्म। प्रॉब्लम है, यदि किसी की गलती दिखाओ तो वो उसको बुरा लगता है। हम्म। यहाँ पे लोग भी इतने बैठे बटे हुए हैं, यदि कांग्रेस की गलती लगाओ तो उसको लगता है कि बीजेपी से पैकेट मिल गया है।
और बीजेपी की गलती लगाओ तो लगता है कांग्रेस से पैकेट मिल गया है, क्योंकि जिनकी मानसिकता ही पैकेट लेके बोलने वाले हैं वही बात करते हैं। हम तो जो सामने दिखता है, मैंने बार बार कहा, आपके टीवी आपके प्रोग्राम में भी मैंने कई बार कहा कि जो लोकसभा में हुआ वो मुझे अभी विधानसभा में होता नहीं दिखाई देता है। वो जो लोकसभा में अभूतपूर्व समर्थन मिला था महाविकास आघाड़ी को, वो विधानसभा में मुझे नहीं दिखता है, मैंने बार बार कहा। उसके कई फैक्टर्स भी थे और मैंने कहा कि ये ग्राउंड पे एक रियलिटी है लाडली बहना, लेकिन सोयाबीन का गिरता हुआ भाव और कपास, ये दोनों जो क्रॉप है, ये मराठवाड़ा और विदर्भ में बहुत बड़ी लेवल पे हिट कर रहे थे। उसको आपने कैसा पार किया ये किसी को पता नहीं। अच्छे अच्छे जहाँ सीटें जीत रही थी, जहाँ आंख मूंद के जीतना था, वहां कैसे हार गए ये पता नहीं। तो कई चीजें ऐसे हैं जिसके जवाब अब धीरे धीरे जब सारी जब एक सारा छोटा सा और सवाल, बिहार में 4 सीटों पर भी उपचुनाव था और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बिहार महाराष्ट्र जैसा ही है क्योंकि वहां पर भी सरकार है। तो क्या अब उपचुनाव बिहार में में भी बाय एंड अपना लार्ज, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाने की बंगाल में देखिए, बंगाल में ममता जीत गई, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई, राजस्थान में बीजेपी जीत गई, यूपी में बीजेपी जीत गई और बिहार में बीजेपी जीत गई। जहां जिनके राज्य है जनरली उपचुनाव वो ले लेते हैं। हाँ, समाजवादी ये उपचुनाव जरा टाइट थे क्योंकि इसमें समाजवादी की सीटें थी और लोकसभा के बाद लगा कि समाजवादी की सीटें होगी, लेकिन जिस हिसाब से यूपी में चुनाव लड़े गए वो हमने देखे, वो वीडियोज हमने देखे। हो सकता है बिहार में हो गए होंगे तो अपने पास वो इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन बाय एंड लार्ज जो खेल हुआ उससे तो लगता है कि आने वाले समय विपक्ष के लिए बहुत संकट का समय। विपक्ष को मात्र किसी विचारधारा से लड़ना नहीं, विपक्ष को उस मॉडर्न अप्रेंटिस से लड़ना है, उस प्रणाली से लड़ना है जो प्रणाली बीजेपी की जीत सुनिश्चित करती है जी टेक्निकली। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि दिन भर से हम लोग महाराष्ट्र के बारे में और झारखंड के बारे में, यूपी के बारे में लाइव चर्चा कर रहे थे। आपने इस चर्चा में आकर तीनों चारों राज्यों को और जहां जहां उपचुनाव हुए हैं उन जगहों को समराइज किया है। इससे दर्शकों को एक ओवरव्यू मिलेगा कि कहां पर गलती रह गई, कहां पर सुधार की आवश्यकता है और कहां पर डकैती छिनैती से चुनाव जीते हैं और उपचुनाव कैसे भारतीय जनता पार्टी जीती है। आप शो में आए सर, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। दर्शकों, उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।